हमारे ओ लेवल के बच्चे चैप्टर 1 के अंदर स्क्रू गेज और वेक्टर्स से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो हमने ओ लेवल की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आप साथ साथ फॉलो करें, इंशाल्लाह इश्यूज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो हम ओ लेवल की जो सीरीज़ है उनको चैप्टर वाइज की बजाय सेक्शन वाइज कवर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो जो कैम्ब्रिज ने आपके 6 सेक्शंस बना दिए हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो बुक टू बुक वेरी करते हैं। कुछ बुक्स ने मैथ्स एंड वेट को अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, कुछ बुक्स ने उसको फोर्सेस के अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है। तो इस वजह से हम जो है वो सेक्शन वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे। तो सेक्शन 1 है फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, अब उसका नाम कर दिया कैम्ब्रिज वालों ने। और उसके अंदर ये है कि जो सेक्शन 1.1 है बेसिकली वो मेजरमेंट्स हैं। अब वो जो उन्होंने चैप्टर्स की बजाय उन्होंने 1.1, अगर सेक्शन 1 है फॉर एग्जांपल फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, तो उन्होंने उसको आगे 1.1 कर दिया हुआ है, मेजरमेंट्स वाला जो ओ लेवल का टॉपिक है उसको। तो चलिए हम उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले, इवन दो एक्सप्लिसिटली मैंशनड नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स का फिज़िकल क्वांटिटीज़ रफ सा इंट्रोडक्शन देना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल जो है ना वो सरफेस लेवल पे ही रहेंगे, क्योंकि वो लेवल के लिए उन्होंने मेंशन भी नहीं किया एक्सप्लिसिटली उसके अंदर सिलेबस में। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये हैं कि बस ओ लेवल के बच्चे को इतना बता देना काफ़ी है कि मैयरेबल क्वांटिटीज़ हैं बेटे। मैयरेबल क्वांटिटीज़ को मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्योंकि मेजरमेंट्स का चैप्टर है और फिज़िक्स जो है आपकी वो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इतना काफ़ी है। बाकी ये है कि इसके अंदर बेस और डिराइव्ड की डिस्टिंक्शन होती है, वो ओ लेवल के ऊपर इतना कोई ज़रूरी है नहीं। लेकिन ये है कि 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो साइंटिस्ट ने उनको एज बेस क्वांटिटीज सेलेक्ट किया हुआ है और बाकी सारी उनसे डिराइव होती हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये है लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम, एरिया। डेली लाइफ के अंदर भी आप लोग यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, और साइंसेस के अंदर खासतौर पे फिजिक्स के अंदर तो बेटे ज़ाहिर बात है हमारी बेसिस ही ये हैं किसी भी कैलकुलेशन की, किसी भी लॉ की, थ्योरी की। तो ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जांपल्स अगर आपने यहाँ पे लिखनी भी हैं तो उसमें जो फेमिलियर हैं वो वाली लिख लें। एरिया से आप लोग फेमिलियर हैं, वॉल्यूम से हैं, टाइम से हैं, ठीक है। हम इसमें फर्दर डिस्टिंक्शन जो नहीं रिक्वायर्ड ओ लेवल के लिए बेस और डिराइव्ड की, लेकिन वैसे आपको रफ सा बता दिया है कि बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जो जिनसे सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। जितनी भी क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर वो सारी की सारी इन्हीं से बनती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि एग्जांपल वॉल्यूम, एरिया, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारी हैं, मैंने फेमिलियर वाली लिख दी। सो ऑन, ये तो बेटा एक लंबी लिस्ट है, हम उसमें फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस का कंटेंट है उसमें वो ये कहता है कि आपने बच्चों को लेंथ मेजरमेंट्स, वेरियस लेंथ मेजरमेंट्स के बारे में बताना है। तो ज़रा हम देखते हैं कि लेंथ मेजरमेंट्स जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन की हैं वो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसके रेफरेंस से तो बेटे अगर ज़रा देखें तो सबसे पहले आपको वो कहते हैं जी हमने बताना है मेजरिंग टेप, उसके बाद मीटर रॉड, इसके साथ ही मेजरिंग टेप लिखना था पूरा, मेजरिंग टेप, उसके बाद मीटर रॉड या मीटर रूल, वो आपकी मर्जी है, मीटर रूल लिख दें जी। और तीसरे नंबर पे जो है वो स्क्रू गेज। ये स्पेशल मेंशंस हैं। वर्नियर कैलिपर पहले हुआ करता था, वो आपके सिलेबस से निकल गया है। तो मेजरिंग टेप, मीटर रॉड और स्क्रू गेज, अब इनकी स्पेसिफिकेशंस, इनकी आपको ये भी पता होना चाहिए एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। अब सबसे पहली बात तो बेटे आपने ये याद रखना है कि ये जो दोनों आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग टेप और मीटर रॉड, ये 1 mm, इनको प्रिसीजन भी कहते हैं कि जी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मेजर कर सकता है उसको हम लोग प्रिसीजन भी कहते हैं, लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो इन दोनों की प्रिसीजन तो 1 मिलीमीटर ही है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन का डिफरेंस है वो भी बताता हूँ। इसकी प्रिसीजन होती है 0.01 mm, इसके दरमियान में था वर्नियर कैलिपर 0.1 mm वाला, वो अब उन्होंने यहाँ से ओ लेवल के सिलेबस में से उसको निकाल दिया है।
अब नेक्स्ट जरा देखें तो बेटे प्रिसीजन का आपको ये बताने लगा था कि एप्लीकेशंस में इनमें आपने डिफरेंस देखना है। प्रिसीजन तो ये हो गया स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। स्टॉप वॉच होती है आमतौर पे बेटे 1 सेकंड होती है, वो बड़ा स्पीडीली चल रहा होता है, साथ उसके ऊपर वो हंड्रेड पार्ट ऑफ अ सेकंड, लेकिन ये है कि वो आमतौर पे हमारा रिएक्शन जो है वो उससे मतलब उससे स्लो होता है, तो इस वजह से वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता उसको, वो जो सेंटी सेकंड्स वैसे उसको कहते हैं, सेंटी सेकंड्स को यूटिलाइज करना हमारे रेंज में नहीं होता। अच्छा, तो इस हिसाब से हम ये बात कर रहे थे कि जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो लीस्ट काउंट है। तो ये लीस्ट काउंट या प्रिसीजन, तो ये हो गया 1 mm और ये 0.1 mm। अब अगली बात ये है, अगर इन दोनों की लीस्ट काउंट सेम है तो फिर इनकी एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, वो बड़ा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ बेटे। वो ये है कि ये आपके पास मेजरिंग टेप है और ये आपका वो स्केल है। मीटर रॉड बिल्कुल बेटे इसी स्केल की तरह ही होता है, जाहिर बात है उसकी लेंथ पूरी 1 मीटर होती है, पूरा 1 मीटर का है। और उस इन दोनों की लीस्ट काउंट आप देखेंगे तो लीस्ट काउंट सेम है, 1 mm। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो ये मेजर कर सकते हैं 1 mm, और इसके ऊपर भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो ये मेजर कर सकती है मेजरिंग टेप वो भी 1 mm ही होती है। फ़र्क ये है कि बेटे जाहिर बात है ये रिजिड है। अगर ये रिजिड है तो फिर अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसी मार्कर का सरकमफ्रेंस निकालना हो तो ये तो मेरे काम नहीं आ सकता। मीटर रॉड जो है या मेजरिंग, जाहिर बात है मीटर रॉड इसी तरह का होगा, लेंथ ही होगा, तो वो तो मेरे काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे इसको रैप करना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है किसी भी रिजिड चीज़ के साथ। लेकिन सोचें कि अगर यही काम मैंने मेजरिंग टेप से करना है तो ठीक है बेटे, ये आपको पता है रिजिड नहीं है, तो हम इसको जो है वो रैप कर सकते हैं, इस तरह से घुमाया और ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक करके, तो ये है। अगर आपके पास किसी भी शेप के अराउंड रैप करना पड़ता है या बेंट लेंथ होती है कोई भी, तो हम फिर इसको यूज़ करते हैं। एक और भी इसका एडवांटेज है कि मीटर रॉड जो है वो जनरली 1 मीटर तक के ही होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में 2 मीटर वाले भी होते हैं, लेकिन उसका नाम ही मीटर रॉड है तो आमतौर पे 1 मीटर। 2 मीटर वाला उतना स्टेबल नहीं होता, ज़्यादा हाइट हो जाएगी ना तो बेटे उसकी वजह से। और दूसरा ये है कि ये जो है आपके पास ये 30 मीटर्स तक अवेलेबल है। वैसे 30 मीटर भी कोई अपर लिमिट नहीं है, जाहिर बात है ये आपके पास कस्टमाइज्ड लेंथ के अंदर अवेलेबल होती हैं सुपरमार्केट वगैरह के अंदर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इवन दो इन दोनों की जो आपके पास प्रिसीजन या लीस्ट काउंट है मीटर रॉड की भी और मेजरिंग टेप की, दोनों की 1 mm है, लेकिन इवन देन ये ज़्यादा आमतौर पे आप ये कह सकते हैं ये ज़्यादा सूटेबल है, फ्लेक्सिबल है, और उसके बाद इसकी रेंज ज़रा बड़ी है। तो ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। इस तरह के बेटे एमसीक्यूज आ जाया करते हैं। तो नेक्स्ट चलें तो फिर आपके पास आ गया स्क्रू गेज। अब मैंने आपको ये बताया कि ओ लेवल में हम खास तौर पे ये कोशिश करेंगे कि सीधा टू द पॉइंट रहें। ओ लेवल वालों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे पास्ट पेपर प्रैक्टिस पे, ए लेवल से भी पहले पास्ट पेपर प्रैक्टिस पे लेके जाएं, वहीं से आपकी जो है वो ग्रिप बनेगी पेपर के ऊपर। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे स्क्रू गेज के बारे में जो चीज़ आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो ये है कि ये आपके सामने मैंने एक बना दिया है स्क्रू गेज। सबसे पहले तो इसकी फाइन डिटेल्स मैंने अवॉइड की हैं, इसके पीछे जो है वो लगे हुए होते हैं, स्क्रूज लगे होते हैं, आप इसको टाइट करें लूज करें। और ये मैंने एक सफ़ियर बना दिया जिसको हमने इसको टाइट करके सफ़ियर को यहाँ से होल्ड किया हुआ है, तो हम उसका डायामीटर निकालना चाहते हैं। तो बेटे अब ये ज़रा आपने ध्यान से सुन लेना, ये बच्चों को प्रॉब्लम रहता है और इसका एमसीक्यू अक्सर आता रहता है। चैप्टर 1 के अंदर बेटे ये है कि P2 में सिर्फ एक ही चीज़ आज तक आई है। P2 के अंदर चैप्टर 1 में से सिर्फ वेक्टर्स आए हुए हैं, ठीक है, और उनकी वो जो आपके पास डायग्राम होती है टू द स्केल वाली, पैथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के, या टू द स्केल वाली ज़्यादा आती है, तो P2 में सिर्फ वो आया। उसके अलावा चैप्टर 1 में से P2 में कुछ भी नहीं है, जो मेजरमेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन P1 में जाहिर बात है 2-3 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो उसमें से स्क्रू गेज का एमसीक्यू जो है वो कई दफ़ा आया हुआ है, तो उस हिसाब से ज़रा देखें। तो अब मैंने इसके 2 स्केल्स बना दिए हैं। स्क्रू गेज जो होता है बेटे उसके 2 स्केल होते हैं, ये जो लीनियर चल रहा है इसको कहते हैं मेन स्केल, और ये दूसरा है ही सर्कुलर, तो इसको कहते हैं भी सर्कुलर स्केल ही है। अब ये जो लीनियर स्केल है इसमें आप ये देखें, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, लेकिन नीचे भी डिविजन्स बनी हुई हैं। तो ये बेटे ये 0 है तो ये 0.5, ये 1 है तो 1.5, 2 है तो 2.5, 3 है तो 3.5, ठीक है। और ये आपके पास जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर 50 डिविजन्स होती हैं। तो रीडिंग टोटल कैसे करनी होती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके अलावा भी फर्दर फिर इसमें वही वाली बात है कि ओ लेवल के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिटेल रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्ट देखते हैं कि इससे मेजरमेंट का तरीका कार क्या होता है। वैसे तो इसके अंदर ज़ीरो करेक्शन भी होती है, ज़ीरो एरर भी होता है, वो चले आपको हल्का सा रफ सा बता देता हूँ कि जब आप ये यहाँ से सफ़ियर को निकालेंगे और इन दोनों जॉज को, इनको जॉज कहते हैं बेटे, एक ये जॉ है और एक ये है। जाहिर बात है ये मूवेबल होता है, जब आप पीछे से स्क्रू को मूव करवाते हैं तो ये आगे मूव करता है। जब आप इन दोनों जॉज को जोड़ देंगे
तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये मूवेबल होता है, ये आगे मूव करता जाएगा, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो पे आ जाना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट जीरो पे ना आए तो आप कहते हैं इसके अंदर ऑलरेडी एरर है, उसको कहते हैं जीरो एरर। ये उसको सरपास भी कर सकते हैं, उससे पहले भी रुक सकता है, ठीक है। तो वो दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर्स होते हैं। आप कहते हैं जी ये नेगेटिव जीरो एरर है ऑलरेडी, तो वो इतनी फाइन डिटेल ओ लेवल के बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है नहीं, तो इसलिए मैं उसमें जा भी नहीं रहा, क्योंकि जीरो करेक्शन बेटे वो तो आमतौर पे ए लेवल में भी नहीं करवाते, तो ओ लेवल तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए हम सीधा टू द पॉइंट इसकी ही सिर्फ मेजरमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले बेटे जाहिर बात है जब हमने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है तो ये तो आपको समझ आ रही है कि यहाँ से हमारे पास रीडिंग किसकी आनी चाहिए, डायामीटर की ही रीडिंग आनी चाहिए। जब हमने किसी सफियर को ऐसे होल्ड किया हुआ है तो रीडिंग किसकी आएगी, डायामीटर की। अच्छा, अब ये जो डायमीटर की रीडिंग आएगी उसमें जरा देखें तो आपने देखना रीडिंग के दो हिस्से होते हैं, स्क्रू गेज की रीडिंग के दो हिस्से होते हैं, एक तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। बस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आपने 100 पे डिवाइड कर देना है, ये बस इतना सा काम है कि ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आती कैसे है। सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे ये जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन है 50, इनमें से कोई ना कोई मैच कर जाती है। यहाँ पे जरा देखें तो ये वाली फिलहाल मैच कर रही है 22nd डिवीजन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो 22 है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, मेन स्केल की रीडिंग बेटे वो होती है जो सर्कुलर स्केल से बाहर आपको बिल्कुल लास्ट वाली लाइन नजर आ रही होती है, ये नहीं ये वाली, ठीक है। ये है सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0, 0.5, 1, 1.52, 2.5, 3 नहीं है 3.5 है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल की जो रीडिंग है वो बेटे 3.5 है। मेन स्केल रीडिंग हम लिखेंगे 3.5 और ये एमएम्स में होती हैं। स्क्रू गेज की जो रीडिंग्स होती हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं। 3.5 ये आ गया और डिवीजन्स बेटे नजर आ रही हैं 22, तो 22 को सीधा सीधा 100 पे डिवाइड कर दिया तो ये आपका जो भी फाइनल फॉर्म बनेगी मुझे लगता है 3.72 बन जाएगी। कैलकुलेटर पे आप चेक करके देख लेना, मेरा ख्याल है यही बनेगी। तो ये बेटे सिंपल रीडिंग है। स्क्रू गेज की रीडिंग सीधी सीधी ऐसे आती है कि आपने मेन स्केल की रीडिंग को एज इट इज लिख देना, ये एमएम्स में होती हैं। स्क्रू गेज की जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं। मेन स्केल की रीडिंग, ये आपका मेन स्केल है लीनियर वाला, इसकी रीडिंग को एज इट इज लिख देना है। और मेन स्केल की रीडिंग है क्या, बिल्कुल इससे बाहर वाली जो लास्ट लाइन है, तो ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। और जो भी अलाइन हो जाए 50 में से जो भी डिवीजन अलाइन हो जाए बिल्कुल सीधी, वो आपने 100 पे डिवाइड करके ऐड कर देनी। हमारी 22nd हो रही थी तो हमने 22 ओवर 100 कर दिया। तो ये है स्क्रू गेज। उम्मीद है बेटे आप लोगों के इश्यूज खत्म हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दें, फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और डिटेल ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। अदरवाइज स्क्रू गेज जारी बात है हम ए लेवल के अंदर इसकी फुल डिटेल्स करवाते हैं। जीरो करेक्शन कभी ओकेजनली करनी पड़ जाए, वो लेवल के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप लोगों को उस तरफ लेके नहीं गया। तो जब आप लेंथ मेजरमेंट्स कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो वो कहते हैं बेटे बच्चों को बतानी है टाइम मेजरमेंट्स, जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। वो ये कहते हैं जी लेंथ मेजरमेंट्स के बाद आपने जाना है टाइम मेजरमेंट्स की तरफ। अब मुझे एक बात बताएं, टाइम मेजरमेंट्स के अंदर जाहिर बात है आपको पता है क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टॉप वॉचेस हैं, ठीक है, और कोई भी ऐसी मूवमेंट, टाइम मेजरमेंट का बेटे स्टैंडर्ड हम उसको बनाते हैं जो भी कोई इवेंट रेगुलरली रिपीट हो रहा हो। देखिए ना, जैसे बड़े बुजुर्गों ने सबसे पहले तो उन्होंने बनाया हुआ था ना दिन रात को भी, वो जो सनराइज और सनसेट वगैरह हैं, इसी तरह से ज़मीन की रोटेशन तो क्योंकि रिपीट होती है जाहिर बात है 365 डेज़ के बाद वहीं के वहीं हम आ जाते हैं। मून की है वो भी आपके पास थोड़ा सा उसमें जाहिर बात है एक दिन का फ़र्क होता है, लेकिन उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कोई भी इवेंट जो रेगुलर बेसिस पे रिपीट होता है उसको टाइम मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। तो स्टॉप वॉचेस तो जाहिर बात है डिजिटली अभी अवेलेबल हैं ही हैं, स्टॉप वॉचेस हैं। और उसके बाद जो आपके सिलेबस में उन्होंने एक स्पेशल चीज़ मेंशन की है वो है पेंडुलम, स्टॉप वॉचेस एंड पेंडुलम। तो स्टॉप वॉचेस के अंदर बेटे जाहिर बात है बच्चों को ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा कि डिजिटल तो ज़्यादा आसान है, ऑन की उसके बाद ऑफ कर दी और टाइम इंटरवल आपके पास लिखा हुआ आ गया। और दूसरा यह है कि लैब स्केल वाली थोड़ी सी होती हैं समटाइम्स, रीसेट वाला और पॉज वगैरह वो बच्चों को इशू होता है, वो भी जाहिर बात है। फ़िलहाल आपका ATP है, वो प्रैक्टिकली आपने कुछ परफॉर्म नहीं करना, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पेंडुलम का थोड़ा सा सिर्फ देखें, और स्टॉप वॉच में भी ये देखें कि एक दो चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की हुई हैं और आपको जाहिर बात है वो स्पेशली पता होनी चाहिए कि अगर छोटे टाइम इंटरवल्स हैं तो बेटे आपने उसको रिपीट ज़रूर करना है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट को। उसकी वजह ये हमारा रिएक्शन एरर बीच में आ जाता है, चाहे वो स्टॉप वॉच है, डिजिटल है, लैब वाली है, जो मर्जी है।
उसमें बेटे हमारा ह्यूमन रिएक्शन एरर आ जाता है, तो उसकी वजह से आपने उसको रिपीट ज़रूर करना है। ऑन किया, ऑफ किया। पेंडुलम का भी यही है, सिंपल पेंडुलम में मोस्ट प्रॉबली सबको ही पता होगा, नहीं पता तो बेटे वो जो आपके पास आमतौर पे कुछ फैंसी क्लॉक्स के नीचे लगा हुआ होता है, वो आपके पास जो मूव करेगा, तो स्विंग की तरह ना। अच्छा, अब उसमें ये है कि जब हम उसका अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो हमने उसको जब रिलीज़ करना है, किसी पॉइंट से रिलीज़ किया, स्टॉप वॉच ऑन की। अब वो हो सकता है हमसे वो जो स्टॉप वॉच है उससे थोड़ा सा पहले ही ऑन हो जाए, रिलीज़ करने से थोड़ा सा पहले या रिलीज़ करने के थोड़ा सा बाद, तो दोनों केसेस में ज़ाहिर बात है एरर तो आ गया। तो वो उस एरर को मिनिमाइज, और ना भी आए, इस तरह से ना भी हो, तो बेटे वो जो रिएक्शन टाइम है हमारा, ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको ऑन करें। तो इस वजह से वो रिएक्शन टाइम जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए एवरेज जो है वो रिकमेंडेड होती है। जो भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो स्टॉप वॉच रिलेटेड हैं, चाहे वो पेंडुलम रिलेटेड हैं, उनके अंदर जो है वो आपको एवरेज लाजमी रिकमेंडेड है। तो ये एक छोटी सी बात है, इसके अंदर वो आपके एटीपी में काम आ सकती है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि बच्चों को बताएं। तो टाइमिंग मेजरमेंट्स के अंदर ये वाली बात आ गई। उसके बाद बेटे वॉल्यूम मेजरमेंट है, आप उसको वॉल्यूम मेजरमेंट कहें या डेंसिटी मेजरमेंट कहें, वो है सिर्फ वॉल्यूम मेजरमेंट, वो है सिर्फ अनकॉमन शेप्स के लिए, कि जो कॉमन शेप्स नहीं है उनका क्या करेंगे। कॉमन शेप्स का तो आपको पता है, अगर सफियर हुआ फॉर्मूला लगेगा ना, सारी बात है, ज्योमेट्रिकल फार्मूला, 4/3πr³ आ गया, क्यूब है तो सीधा सीधा एल क्यूब आ गया, या क्यूबाइड है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेकिन यह है कि अगर कोई अनकॉमन अनयूजुअल शेप आ जाए तो उसका क्या करना होता है, उस मेथड को नाम देते हैं बेटे डिस्प्लेसमेंट मेथड। और वो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो P1 P2 P4 तीनों के अंदर यूज हुआ है, P1 2 के अंदर भी, और उसके बाद ATP ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के अंदर भी। तो वॉल्यूम का जो मेजरमेंट का डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो आपको रास्ता बता देता हूँ। वो ये है, इस तरह से करके आपने एक बीकर ले लेना है, लेकिन बीकर वो हो जिसके ऊपर ग्रेजुएशंस हुई हुई हो। तो मतलब उसके ऊपर मार्किंग्स हुई हैं वॉल्यूम की ना, तो उसके अंदर आपने कोई भी नॉन वॉल्यूम ले लेना है। नॉन वॉल्यूम आपने, पानी ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई और लिक्विड भी यूज़ हो सकता है, बस वो ये है कि एब्जॉर्ब ना, जो भी हमने मटेरियल अंदर इसके अंदर डालना है, कोई पत्थर वगैरह है, कोई इरेगुलर शेप का पत्थर है, उसका आपने वॉल्यूम निकालना है। तो वो दोनों रिएक्ट ना करें, डिजोल्व ना हो, ये कुछ छोटी मोटी कंडीशन है। लिक्विड ऐसा होना चाहिए, वैसे तो लिक्विड के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये है कि बस वो रिएक्टिव ना हो और डिजोल्व ना करें, इस तरह से करके छोटे मोटे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने उसका मेजर्ड वॉल्यूम, मतलब ऐसा बीकर हो जिसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई हुई हैं, और आपने उसका वॉल्यूम नोट कर लिया वो पत्थर डालने से पहले। और फिर जब आपने वो पत्थर डाल दिया उसके बाद जाहिर बात है इसके वॉल्यूम ने राइज कर जाना है, इसके वॉल्यूम ने स्लाइटली राइज कर जाना है। तो आपने करना क्या है, वो जो भी है, मैं कह लेता हूँ जी, अगर वो स्टोन था तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो वो कैसे आना चाहिए, वो आना चाहिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी डिस्प्लेसमेंट मेथड। इससे एक्चुअली डायरेक्टली तो बेटे जाहिर बात है वॉल्यूम आएगा, लेकिन इसको इनडायरेक्टली वो कहता है, जाहिर बात है डेंसिटी आ सकती है। डेंसिटी हम भी, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, हमने अभी आगे जाके पढ़ना है। डेंसिटी होती है ना मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ द स्टोन चाहिए होगी तो फिर आप उसको करेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास बेटे जाहिर बात है फिजिकल बैलेंस से बहुत आसान है, अब तो डिजिटल बड़े कॉमन हो गए होंगे, घरों के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं। तो वो जो डिजिटल बैलेंस है उसके ऊपर सीधा उस स्टोन को रखेंगे, उसका मास आ जाएगा, और उसके बाद वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालेंगे। इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा। जब आप उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उस लिक्विड ने डिस्प्लेस होना है, इस वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम दे देते हैं। तो एक्चुअली ये जो वॉल्यूम मेजरमेंट है या ये जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। P1 P2 और P4 तीनों के अंदर यूज़ हुआ है। अच्छा, ये अगर आप कर लें तो उसके बाद बेटे फिर हम चलते हैं, जो आपको इनिशियली पता होना चाहिए सबसे पहले, वो साथ एक और चीज़ है छोटी सी, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो है जी प्री फिक्सेस। अब ये जो प्री फिक्सेस हैं, सबसे पहले तो ये हैं क्या और ये कौन कौन से हैं। प्री फिक्सेस बेटे 10 की पावर्स हैं, जो बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंटेबल बनाने के काम आती हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुने हुए, कुछ तो कॉमन है, जाहिर बात है, सेंटी, मिली वगैरह, किलो भी, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके सिलेबस में जो प्री फिक्सेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्री फिक्सेस हैं 10 की पावर्स मल्टीपल। हम इसको अगर लिखना हो ना, वैसे वैसे तो डेफिनेशन तो उन्होंने कभी पूछी नहीं है, ना पूछेंगे, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हम इसलिए कह रहे हैं, 10 की पावर -1 -2 -10 मिली वगैरह, तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब जो प्री फिक्सेस आपके सिलेबस में मैंडेटरी हैं वो स्टार्ट होते हैं बेटे 10 की पावर
-6 से, तो उसको हम कहते हैं जी माइक्रो। नाम भी पता होना चाहिए। उसको हम कहते हैं जी माइक्रो। माइक्रो का नाम आ गया, माइक्रो का सिंबल आ गया, उसकी पावर आ गई 10⁻⁻6। उसके बाद आ गया जी मिली, और मिली जो है वो होगा स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, लोअर केस m आ गया, और इसकी वैल्यू होती है जी 10⁻⁻3। ठीक है। और उसके बाद सेंटी है, सेंटी भी ज़रूरी है, वो आ गया सी, लोअर केस सी से रिप्रेजेंट होता है, 10⁻⁻2 आ गया। उसके बाद आ गया डायरेक्ट ही आपके सिलेबस में तो किलो है बेटे। ए लेवल में दरमियान में एक प्रीफिक्स होता है किलो, लोअर केस के से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, 10⁻+3 आ गया। ठीक है। और उसके बाद आ गया जी मेगा। मेगा जो है वो अपर केस m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 10⁻6 हो जाता है। अब बेटे कुछ अनस्पेसिफाइड रीजंस की वजह से मैं फ़िलहाल वीडियोस को शॉर्ट रखता हूँ, ओ लेवल वाली भी और ए लेवल वाली भी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्केलर्स, वेक्टर्स और उसके साथ ही जो उनकी डायग्राम्स हैं वेक्टर्स की, पैथागोरस थ्योरम है या टू द स्केल डायग्राम है, उसको करके हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और अगर आप इसी तरह से ओ लेवल का सारा सिलेबस साथ मिल के रिवाइज़ करके उसके बाद पास पेपर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।